कई और उठे उससे बढ़िया। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, जोड़ना मुझसे एक साथ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक संसद पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के कंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के कंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति गाता रहूं पिछले 45 सालों से, 45 सालों से। और मैं किसान का बेटा हूं, जानते हो क्यों बता रहा हूं? मैं जिस भी दिन कविता सुनाता हूं, मैं रोज बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। बेटे बैठ जाओ, ऐसे नहीं उठेंगे आप। मैं पहली बार आया हूं, इसलिए आप ये भी सीखो कविता सुनी कैसे जाती है। ये कोई पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा जब उठ के चल देगा। संसद नहीं है ये अनुशासनहीनता वहां होती है, तब सम्मेलन के सदन में नहीं होती। बताता हूं मैं रोज कि मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे। उन्होंने मेरी कविताएं सुनी और कविताएं सुनकर मंच पर आए और आकर बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से बताता फिर रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। बस मैंने चाय नहीं बेची, ये मुझे पता नहीं था कि पहले उनका नंबर लगता। सुनिए मन से सुनिए। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने एक एक दृश्य देखना क्या ये देश। भगवती चेयरमैन साहब आपको बताता हूँ, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। जिस मुल्क में 3 लाख लोग एक साल में भूख से मर जाए, वो मुल्क मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ता है। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौंचरैया सूली टंगे पंछी गाना भूल चले। आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखा। 6 लाइन और पढ़ता हूँ। छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो तालियां उठाना। छठी पंक्ति, एक लाइन गाने के लिए मैंने 5 लाइन जोड़ी हैं। अंधकार, बेटे बात है प्लीज। देखो आप मुझे पहली बार सुन रहे हो इसलिए आपको पता नहीं। एक बात समझ लीजिए, जो मुझे दिल से सुनना चाहते हैं, इन्होंने कैसे मेरा पैसा दिया होगा मैं नहीं जानता। अगर इतना चंदा मिलता है और उसके बाद भी जो इन्होंने मुझे देना पड़ा होगा। हरिओम पमार कवि का नाम नहीं है, एक आग का नाम है हरिओम पमार। उस आग का नाम हरिओम पमार है जिसको छूओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। छठी पंक्ति दिलों में तीर की तरह चुभे तो आपकी तालियां आसमान तक उठना चाहिए। मैं अपने छोटे भाइयों के, उनके रोज की कविताओं के लिए, मनवीर हों चाहे अमित हों, उनको बहुत प्यार से समर्पित करता हूँ। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। गांधी कथानक कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे कसकर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों के पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो। प्रणाम करता हूँ आपको। और साहब मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ग्रामीण अंचल के लोग इस तरह से कविता को प्यार कर सकते हैं, कविता को सुन सकते हैं। और मैं एक बार बिना कहीं चला जाऊंगा तो मेरे मन पर बोझ रहेगा। मैं 25 साल लाल किले गया हूँ कविताएं सुनाने, 25 साल। लेकिन जिस मन से आपके विद्यालय में आपने कविताएं सुनी हैं, या सब छोटे भाइयों को सुना है, मुझे सुन रहे हैं, मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन
आपके इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा कर। मैं तो ये सोच रहा था 11 महीने से कमाया नहीं है, चलो पैसे मिल रहे हैं, चुपचाप ले आओ, कुछ सुनो मत सुनो। और आप जब तक सुनते रहेंगे मैं सुनाता रहूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। बस आप जुड़ के सुन लीजिए। मुझमें आप ना कोई राजनीतिक पार्टी देख सकते हैं, मुझमें आपको सिर्फ और सिर्फ देश दिखाई देगा, सिर्फ देश। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकों ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। मैं कहने की हिम्मत करूंगा और आप लोग शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने वाले, आप भी देवताओं के पुजारी लोग, हिम्मत करना मेरी बात का समर्थन करने का। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होता देखा है। भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। फिर समर्थन चाहता हूँ, चौथी पंक्ति पर सुनना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। शुद्ध राजनीति पे बोल रहा हूँ, शुद्ध राजनीति पे, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों। और मेरे जीवन की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां हैं। संवेदनशीलता अंदर से भीतर से आती है। मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। 2 महीना भैया को मैंने इलाज कराया, मैं नहीं टूटा, कभी नहीं रोया। उनका देहांत हो गया तब भी नहीं रोया, उनके शरीर को अग्नि दे दी गई तब भी नहीं रोया। मैं रोया तब जब उनकी अस्थियों को गंगा में प्रभावित किया। अभी 5वां दिन है, 5 दिन पहले मैं तब टूटा। मैं सोचता रहा कि मैं एक पढ़ा समझदार आदमी हूँ, भैया तो चले गए थे 20 तारीख को ही, अब क्या हुआ? तो पता नहीं गंगा में अस्थियां जाते समय किस एहसास ने मुझे भीतर तक भिगोया। संवेदनशीलता की मेरे जीवन की सर्वाधिक 2 महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ रहा हूँ, और विद्यालय को अपना एक ऐसा पूजा का मंदिर समझ के पढ़ रहा हूँ। इन 2 पंक्तियों को अपने साथ ले जाइए, सुनना। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की। देखिए, इस कविता को मैं यहीं ख़त्म कर छोड़ देता हूँ। मैंने केवल आपको तैयार किया है एक बहुत ज़रूरी कविता सुनाने के लिए। मुझे मनवीर ने भी कहा
और संचालक का कहना मान लेना चाहिए, क्योंकि संचालक कवि सम्मेलन का सुहाग होता है। इसे उजाड़ना नहीं चाहिए। नहीं, अगर सुहाग ऐसा ही होता है तो उजाड़ने में भी क्या बुराई है। बहुत अच्छे। देखो मित्रों, मरसानी जी, मनवीर जी, अमित जी, मोनिका जी, आप भी मेरी कविता पर ताली बजाओ। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर बहुत ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। एक बात बताओ, जब इतना ही जी लगाना तो अब क्यों लगा रहे हो? उस समय टाइम पे लगा लेते। अच्छा, ये कहते बड़ा दुख होता होगा तुम्हें कुंवारे रहने का, मगर बिल्कुल नहीं है। आगने वाली परंपरा में चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, बनेगा कुंवारा ही। तो मैं तो दिल्ली की ओर मुँह करके सोता हूँ, मुझे क्या कष्ट। आने वाली परंपरा आपको जानते हैं, बंगाल का मुख्यमंत्री मेरे जैसी, यूपी का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, असम का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, और हरियाणा का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, उड़ीसा का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, और भविष्य में तो तय हो जाएगा कि जो होगा वो ही होगा। सुनिए, एक कविता सुनाने का मन है। बहुत अच्छे। आज 25 जनवरी है, कल हम गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाएंगे, क्योंकि जिन शहीदों के परिवारों को आपने सम्मानित किया है, अभी मुझे याद आया कि उस कविता को मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा तो मेरा आज का कविता पाठ पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश के एक बड़े क्रांतिकारी शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी मुख्यमंत्री आई थी जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को पब्लिकली आतंकवादी कहा था। चंद्रशेखर आजाद के नाम के विद्यालय का पत्थर हटाकर किसी और के नाम का लगाया। एक पत्रकार ने शिकायत की तो घूम के गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। और इससे भी दुख की बात यह है कि जब उन्होंने ऐसा किया तब वो अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। मैंने भानु प्रताप शुक्ल का लेख पढ़ा तो मैंने सोचा 2-3 दिन में भाजपा वाले माफी मंगवाएंगे, लेकिन कोई बोला ही नहीं। मैं उन दोनों अटल जी, अडवाणी जी से मिल लिया करता था, मेरे दोनों बहुत प्रिय श्रोता रहे। मैं शिकायत लेके उनके पास गया कि आपके समर्थन के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहेगी। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों चुप बैठे रहे। तो मैंने कहा, आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता लेकर जनता के बीच बोलने जा रहा हूँ। और मैं बोलने के लिए निकल गया, क्योंकि आज आपने शहीदों के परिवारों का सम्मान किया तो आपका वो मन, आपका वो एहसास। नरेंद्र जी के पिताश्री बैठे थे, केशव जी चले गए, पीछे। उनको देखते ही और जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि मैं भी जानता हूँ उनको कविता लिखने का शौक था नरेंद्र जी को, और उनके मृत्यु के बाद उनके कमरे में जो सीडीज मिली, कैसेट्स मिली, और उसमें मेरी कविताओं की सीडी भी मिली। मुझे भी वो कभी कभी सुनते होंगे, इसलिए तो मैंने एक कविता लिखी, और केवल इसलिए लिखी कि मैं देश की राजनीति से अनुरोध करता हूं, आप मत करो शहीदों का सम्मान, कम से कम उनका अपमान करने की हिम्मत मत करो, उनका अपमान मत करो। कविता सुनिए मन से। इसके बाद मैंने एक शहीदों पर कविता लिखी है जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। शहीद परिवारों के सम्मान में मैं उसको पढ़ूंगा, तब कब सम्मेलन समाप्त करेंगे। ये भी बंद, ड्रोन बंद कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए भैया, फोटोग्राफी को। इन लोगों ने कोशिश तो बहुत की कि दिन छिप जाए, अंधेरा हो जाए, पवार जी का नंबर देर से आए, ताकि हमें ना सुनना पड़े ज़्यादा। मन तो हो गया। ताजश्री बैठ जा प्लीज़, अगर जाना आवश्यक हो तो निकल जा। देखिए, मैं एक बहुत ज़रूरी कविता सुना रहा हूँ। मुझे मनवीर ने कहा कि मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस विषय पर ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर कोई नहीं बोलता, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि आपके परिवार के एक व्यक्ति ने बोला और बाकायदा पूरे देश में विरोध किया। मैं चाहता हूं उस कविता के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दिए कि चंद्रशेखर आजाद पर आधारित है। स्वागत है। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम भेजता हूँ। अगर किसी कवि सम्मेलन में संत आकर बैठ जाए तो उस कवि सम्मेलन की गरिमा अपने आप बहुत बढ़ जाती है। जिन संतों को सुनने के लिए हम जाते हैं
वो संत हम जैसे साधारण कवियों को सुनने आ जाए तो इसका अर्थ ये है कि कविता के पास कुछ तो होगा, कुछ तो कविता के पास बचा होगा अभी। हालांकि हमने काफ़ी ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ तो बचा होगा। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। बेटे बैठो, बैठ जाओ, क्यों उठ रहे हैं आप? देखो, हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं। कानपुर के कवि हैं हमारे बहुत बड़े, उन्होंने लिखा, हम तो फकत वक्त के गुलदस्ते हैं, जो चाहे खरीदे, खेले और तोड़ भी दे। जैसे कोई नौजवान लड़की किसी बच्चे को जन्म दे और छोड़ भी दे। मन से सुन लीजिए कविता। देखिए प्रिंसिपल साहब का बहुत, उनका मन किस तरह से रहा होगा। इतने छोटे अंचल में ऐसा कार्यक्रम कर लेना मेरे लिए तो ये एक अद्भुत सी अनुभूति है। और इसलिए बहुत खुश भी हूँ कि मैं 11 महीने बाद बाहर निकला तो एक उस कार्यक्रम में आया जो कार्यक्रम मंदिर के तरह पवित्र जैसा है। तीर्थों का सम्मान जहाँ, शहीदों का सम्मान जहाँ है। मैंने मनवीर से कहा मैं भूलूंगा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इतने और ज़्यादा सहारा दिया कि मैं बता दूंगा जहाँ आप भूलेंगे। 11 महीने बहुत लंबा समय होता है। मैंने कभी गाया नहीं, किसी दिन प्रोग्राम किया नहीं, लेकिन 11 महीने बाद मैं आप जैसे अच्छे लोगों के साथ हूँ, इससे अपना सौभाग्य मानता हूँ। सुनिए, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूंगा हूँ मैं, आज़ादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊँ मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊँ मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊँ मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। 2 पंक्तियाँ समझ कर दाद देना। मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। यहाँ से कविता शुरू करता हूँ। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। ध्यान देना, मैं तो रोया था लिखते समय, आपको कैसा लगेगा मैं नहीं जानता। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर। सलूट करता हूँ सवाल, वाह वाह वाह, मेरे प्रणाम पहुंचे आप तक। ग्रामीण अंचल में महानगर से अच्छे, पहली बार ये महसूस हुआ कि महानगरों में केवल धन कविता सुनता है और इन ग्रामीण अंचलों में मन कविता सुनता है। ये मेरा, मैं ये एहसास लेकर जा रहा हूँ आपके पास। बहुत 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 अनुभूति मेरी। मनवीर, तुझे छोटे भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे जिद करके यहाँ ले आया, जिद करके ले आया। गाली की भी कोई सीमा है, कोई जुड़ना, गाली की भी कोई। ये बच्चे या तो चले जाएं, बच्चे बात नहीं करें बस। फिर भी बहुत अच्छा अनुशासन है। विद्यालयों में अनुशासन कहाँ होता है? इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा भूल गया होगा। मंगल पांडे, वाह! कविता का सौंदर्य ये है, जब गाली मिली होगी चंद्रशेखर आजाद को, शहीदों की आत्मा ने सुनी होगी,
उन शहीदों की आत्मा पर क्या गुजरी, ये कविता का सौंदर्य बोध है। आपका बहुत प्यार मांगता हूं सुनने। कोई सारे वतन पुरोधा, चुप थे कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। और साहब जब बताई दिया कि मैं जाट कुल में पैदा हुआ हूँ, तो जाटों को गुस्सा बहुत आता है बिना बात, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। दुनिया में सारी बीमारी इसलिए है कि लोगों के दिलों में दिमाग आ गया। अगर लोगों के दिमाग में दिल पहुंच जाए तो सारे संसार की समस्या समस्या। क्रोध मुझे भी आता है, मुझे भी आया था। इस घटना को सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया था। मैं उस क्रोध को कैसे दिखा सका। अगर आपको लगे कि इस जाट कुल के किसी बेटे को ये क्रोध ऐसे ही दिखाना चाहिए था, तो मैं ऐसी तालियां सुनना चाहता हूं जो मुझे याद रहे। 11 महीने से तालियां नहीं सुनी हैं, मैं अगले 11 महीने तक आपकी तालियों की गूंज अपने कान में महसूस करता रहूं। इतना प्यार चाहता हूं 4 लाइन सुनना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद शेखर बाजू जी के, शायद तब शेखर जी के भी बाजू फड़क गए होंगे। पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ एक बार, क्या बात, शेखर महायज्ञ का नायक। आश्चर्य सचमुच ये है कि मैं 11 महीने बाद गा रहा हूँ, हालांकि गलतियां कहीं कहीं हो रही हैं, मुझे पता चल रहा है। आपको तो पता चल नहीं रहा होगा, क्योंकि इसने इससे पहले मुझे गाते देखा नहीं है। भगवती प्रसाद जी ने यूट्यूब पर सुन रखा है, तो उतना अच्छा मैं नहीं गा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत मन दे रहे हैं, सुनिएगा। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव। एक आधी मिनट में बताता हूँ शेखर क्या थे। आपने कुछ भी कह दिया उनके लिए। मैंने जब शेखर पर लिखा तो मैंने बहुत पढ़ा। 2 बातें वो बताने जा रहा हूँ आपको जो आपने कहीं कभी सुनी नहीं होंगी। 700 लोग अंग्रेजों ने इसलिए नौकरी पर रखे हुए थे कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को पहचान लें। पहचानने के लिए 700 लोगों को नौकरी दे रखी थी अंग्रेजों ने। और एक बात आपको वो बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के क्रांतिकारियों के इतिहास में केवल और केवल चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जुड़ी है। इकलौता बेटा था चंद्रशेखर आज़ाद। माता पिता रहते थे भावरा, एक जगह है झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश में, वहाँ रहते थे। गरीब थे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बैंक ये खजाने आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के लिए। एक दिन किसी ने आकर ये कहा कि चंद्रशेखर जो पैसा तुम लूटते हो वो तुम्हारे संदूक में रहता है, इसकी चाबी तुम्हारे पास है। तुम जानते हो तो घर में तुम्हारे माँ बाप के पास खाने को रोटी के लिए पैसा नहीं है। माँ बाप भूखे मरने के कगार पर हैं, कम से कम इतना पैसा तो भेज दे इस संदूक में से कि तेरे माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक पल को उनकी आंखें लाल हुई और लाल आंखों से बोले कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? इस संदूक में से तो एक पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को खाना नहीं खिला सको तो आके बताना, मैं किसी दिन आऊंगा रात के अंधेरे में और अपने माँ बाप के सीने में अपनी पिस्तौल की 2 गोली उतार के चलाऊंगा। उसको आतंकवादी बताएगी राजनीति।
उसको तब सुनना। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी। और कोई भाजपा के यहाँ हो तो बुरा भी माने तो माने, जब मैंने अटल जी को और अडवाणी जी को बुरा मनवा दिया तो आप क्या है। लेकिन मेरी ईमानदारी देखना, ईमानदारी जो भारत माता की जय के इनके समर्थन से थी, इसलिए मेरा इन पर गुस्सा ज्यादा है क्योंकि ये राम का नाम ज्यादा लेते हैं। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और 2 लाइन और पढ़ता हूँ, दाद दो तो हिम्मत से देना, मैंने हिम्मत से लिखा है, और जब वो मुख्यमंत्री थी तभी लिखा था, जब उनसे सब डरते थे, अब तो कौन डरे उनके सिवा, मैंने तभी लिखा था। सुनिएगा, इस घटना पर चुप बैठे थे, समर्थन चाहता हूं पूरा सदन का, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ। अंतिम छंद पढ़ता हूं कविता का, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे भारत। अब शुद्ध कविता सुनना, शुद्ध कविता, थोड़ी सी देर, 1 मिनट। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, मैं उनका स्थान बता रहा हूं और तुम्हारा तो सबको पता है ही। कविता की सबसे अच्छी पंक्ति, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला होकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में। मैं 4 मिनट और मांगता हूँ सब आपसे, है ना अनुमति, इजाजत है ना? है, सब है। मैं शहीदों पर एक 4 मिनट की कविता सुनाना चाहता हूँ। जैसे आपने अपने यहाँ बेटों का सम्मान किया, उनके परिवारों को आपने याद भर किया, और ये उनके परिवारों का हौसला देखिए कि वो आ गए। शहीद मुझे बताया गया कि शहीद हेमराज मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर आया था करगिल युद्ध में, और जिस दिन उनका पार्थिव शरीर आया था, मैंने बहुत पीछे से, भीड़ बहुत थी, बहुत पीछे से खड़े होकर वो शव यात्रा देखी थी। तब भीगी आंखों से मैंने एक छोटा सा गीत लिखा, बहुत छोटा सा गीत, केवल एक माइथोलॉजी पे आधारित है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको अपने पूरे जीवन का सब कुछ याद आता है कुछ पल के लिए, बस वो ही इस गीत का आधार है।
कि हर किसी को जो भी शहीद हो रहा है तो मर रहा है तो मृत्यु बीमारी से है चाहे, उसको कुछ पल को अपना पूरा जीवन याद आता होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं देश के वो सैनिक जो वर्दी में हैं और देश के वो पुलिस वाले भी जो वर्दी में हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, उनसे बड़ा देवता कोई है नहीं, उनसे बड़ा कोई देवता हो नहीं सकता। मेरा बहुत पहले से सरकार को प्रस्ताव है कि हिंदुस्तान में जो फौज पे लड़ता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। ये फौज के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, उसको इनकम टैक्स से अलग कर देना चाहिए। कम से कम हम इतनी सेवा तो उनकी कर सकते हैं। मैं बहुत दिन से चल रहा था कैंटीन की, पार्लियामेंट की कैंटीन की सब्सिडी बंद करो, हो गई, इस बार हो गई, सब्सिडी बंद हो गई। अभी तो कई चीज़ और बंद करानी है। मैं 29 साल कश्मीर रोता रहा। 5 अगस्त को वो हुआ जो मैं 29 साल से रो रहा था। शहीदों पर एक करता है, सुन लीजिए, समय नहीं है वरना मैं आपको और बहुत सुना था। इस बीच कोई ना उठे, मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ 5 मिनट मुझे कुल चाहिए और कृपया उन 5 मिनटों में कोई ना उठे बस। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं वीर रस का कवि हूँ। गीत मेरी विधा नहीं है, गीतकार मोनिका जी बैठी हुई हैं, लेकिन हर किसी के भीतर कहीं और भीतर और भीतर एक छोटा सा गीतकार होता तो होगा। मेरे अंदर भी होगा, जो कैप्टन मनोज तलवार की शव यात्रा में अंकुरित हो गया, उसमें से छोटा सा अंकुर निकल आया। उसी छोटे से अंकुर की ये कविता सुनिए। स्वागत। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की, प्लीज़ प्लीज़ भैया, अरे आप मंच पे माइक पे बात कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़। देखो ये मेरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी सादत के लिए। मैं जब पढ़ाता तो क्या था, कभी कभी जाता था, लेकिन वो बड़े बच्चे होते थे LLB के, LLM के। अगर किसी ने मेरे क्लास पढ़ाते समय बाल भी खुजा दिया फिर मैं नहीं पढ़ाता था। लेकिन यहाँ तो ये नहीं कह सकता। अब आप तो यहाँ, आपकी आवाज़ हमें सुनाई देगी, आपको एहसास होना चाहिए। अगली बार जब कवि सम्मेलन आप कराएं तो थोड़ी सी व्यवस्था करें। एक तो इस जगह को खाली नहीं छोड़ें। ये वही खालिस्तान है जिसके नाम पर किसान आंदोलन बदनाम किया जाता है। ये वही खालिस्तान, इसी को कहते हैं खालिस्तान। ये जगह खाली नहीं रहनी चाहिए थी। जो अच्छे श्रोता आपने उधर कोने में फंसा दिए। वो ताली बजाना भी चाहें तो बजाते नहीं है, क्योंकि उनकी सुन कौन रहा है। स्कूलों के बच्चों का जो प्रोग्राम था वो सामने था, स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे उनका। उसके बाद व्यवस्था बदली जा सकती थी। 5 मिनट लगते हैं। ये तो मेरे अनुरोध पर आगे कुछ लोग बिठा दिए, वरना तो आपकी कोशिश तो ये थी कि और दूर जाए। ये नेताओं के मंच के बीच में दूरी रखी जाती है, और वो इसलिए रखी जाती है कि कुछ सामने से जूता फेंके और नेताजी को लगना इसलिए पता है। हमारा तो आपने सामने जितना हम नज़दीक होंगे उतना अच्छा लगेगा। जी भाई साहब जी, उतना अच्छा लगेगा। सचमुच आप समझिए, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। और एक पंक्ति समझना, मेरे पूरे जीवन की पंक्ति है ये, मेरे पूरे जीवन का जीवन दर्शन है। मुझे समझना हो तो एक पंक्ति समझ लो। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सुनिए मन से एक गीत सुन लीजिए बस। जो अच्छा हुआ वो आप सबका है। प्रिंसिपल क्या नाम था? बदन सिंह जी कहाँ हैं? साहब मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपने एक इंटर कॉलेज में अनुशासन की और देशभक्ति की वो ज्योत जलाई है जिसको हम कभी अपने विश्वविद्यालयों में नहीं जला सके। विश्वविद्यालयों में हम नहीं कर सके, इतना अनुशासन नहीं दे सके। आपके प्रबंधक महोदय, आपके सभी जो शिक्षक हैं, बच्चे भले उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन वो फिर भी चुप बैठे रहे। इससे पता चलता है कि वो क्लास तो अटेंड कर ही लेते होंगे।
सुनिए, जी भाई साहब। मैं ताजों के लिए समर्पण बंद, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया। ताजश्री 2 मिनट बैठ जाइए, बस सिर्फ 2 मिनट साहब। जहाँ से जा रहे हो वहीं मेरा दिल पड़ा हुआ है, उसको आपको चलते हुए चले जाओगे और आपको रहम भी नहीं आएगा। बचा लिया प्रभु, प्रभु बचा लिया, दिल बचा दिया, मेरा दिल बचा। लेकिन मनवीर तेरे साथी आ गए। क्या करूं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। जी भाई। देखिए, हंसना बुरी बात नहीं है, हंसना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा उन्होंने कहा ना, हंसी कोई देशभक्ति केवल वीर रस में नहीं होती, हंसी में भी हो सकते हैं। एक आगरे में ताजमहल देखने आया अमेरिका का आदमी, गाइड से उसने पूछा, इस बड़ा खूबसूरत ताजमहल है, कितने दिन में बनाया आपने इसको? गाइड बोला 22 साल लगे बनाने में। तो अमेरिकन बोला, इतने कालसी हो, इतने कामचोर हिंदुस्तानी, इतना ताजमहल बनाने में 22 साल लगा दिए। गाइड को लगा कि कहाँ गलती हो गई भाई, इसको तारीफ करनी चाहिए थी, ये तो ताना मार के चला गया। चलो कोई बात नहीं, अगले दिन उसको कुतुब मीनार दिखाने ले गया। तो उसने वो कहा अमेरिकन ने कि इतनी ऊंची, इतनी अच्छी कुतुब मीनार मुझे कल क्यों नहीं दिखाई? गाइड ने सोचा बदला ले लो। उसने कहा कल कहाँ से दिखा था, आज रात को बनाइए। ये भी देशभक्ति है, बचा लिया उसने देश का। ये मुझे इसी ने बताया, सबरस ने सबरस भाई देख, जाट तो मैं भी हूँ पर इतना नहीं हूँ। बस अब सिर्फ कविता सुनाऊंगा। मेरे पास जो सबसे अच्छा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पूज्य महाराज जी, आपके आशीष मिले आखिर तक। हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस संतों ने अगर इस देश में आचरण का, सद्भावना का, गुलाब जल छिड़कना बंद कर दिया होता तो हमारी संस्कृति न जाने कहाँ टूटती। देखिए, एक बात समझिए, राजनीति को भूल जाइए। ये काम किसी भी सरकार का है, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, मायावती जी, किसी की भी हो, ये काम सरकारों का है कि सड़कें कैसे सुंदर बनेंगी, देश में नदियां कैसे साफ होंगी, देश में और कैसे अच्छा वातावरण मिलेगा, क्या सस्ता मिलेगा, क्या महंगा मिलेगा। ये सरकारों का काम है कि वो कैसे अच्छा होगा। लेकिन देश के आदमी की इंसानियत कैसे अच्छी होगी, ये अदब का काम है, कविता का काम है, साहित्य काम है। इस काम को सरकार नहीं करेगी, इस काम को हम करेंगे। ये काम हमारा करने का, सरकार के करने का नहीं है, किसी के सरकार के करने का नहीं। हम 1/135 करोड़ हर कोई हिंदुस्तान है, 135 करोड़ का बटा 1 हर कोई है। हम ये अपना महत्व समझें। सुनिए, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराही, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। वाह, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। मफतलाल अग्रवाल जी, प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, आदरणीय भगवती शर्मा जी और मेरे छोटे भाई बहन, सबको समर्पित करता हूँ 2 पंक्तियाँ से। जी, वो कह रहे भगवती जी चौधरी हैं। भगवती शर्मा जी नहीं है, चौधरी हैं। कोई बात नहीं, आज जाएंगे तो शर्मा जी बना के ही जाएंगे। नहीं देखो, चौधरी हैं तो अच्छा, मुझे अब पता चला कि मुझे लाने में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे थे। जिस तरह से लाए पैदल जाके और भिड़ के पुलिस से, और जबकि आश्चर्य ये कि जो पुलिस वाला रोक रहा था वो मेरठ कॉलेज का मेरा विद्यार्थी था। ये बड़ी बात थी। उसने कहा सर मैं क्या करूं, मेरे ऊपर के अधिकारियों ने ये कह रखा है। उसे भी झूंझला रहे थे, उसे भी गुस्सा आ रहा था। वो बहुत बहुत दुखी था, शायद अपनी नौकरी में इतना दुखी वो कभी नहीं हुआ होगा। मेरी बहुत इज्जत कर,
मुझे देखते ही जितना वो खुश हुआ, जब उसे पता चला कि इनको भी मैंने रोकना पड़ेगा तो उसको बहुत दुख हुआ उसको। इन्होंने बताया मुझे कि ये भी जाट है। नहीं, ये मैंने पहली बार देखा कि जो उधर से इधर आना चाहते थे उनको रोक क्यों रहे थे। चलिए सुनिए, अपने टूटे में इस कविता में क्रम टूटना नहीं चाहता। जो पहले पहले चुंबन के बाद जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। मैं एक पंक्ति का कवि हूँ, ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है कहना, ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा कि मैं एक ही पंक्ति का कवि हूँ, ये मैं दिल से सच बोल रहा हूँ। मैंने एक पंक्ति अच्छी लिखी है, मुझे बहुत तालियों से सहेज देना, बहुत तालियों से प्यार करना। मैंने ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। हालांकि जाट कुछ भी घोषणा कर ले, उसे कुछ भी मान ले, कवि तो नहीं मानता कोई। बोले जाट और कवि, पता नहीं, वो समझते हैं हमें सिर्फ लड़ना चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए। जबकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, आदरणीय चेयरमैन साहब की हिंदुस्तान में मेरी पहली LLD है पर्यावरण पर, पूरे हिंदुस्तान। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा साहब, संभालना मेरी पंक्ति। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार में कहीं परंपरा नहीं है, पूरे संसार के किसी मजहब में कि स्त्री अर्थी को कंधा दे। आपके भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब सेना उसका शरीर लेकर आई तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी। और साहब आपको आश्चर्य होगा, कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, अंकल मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं जानता था, मैंने कहा कौन बेटा, कौन ब्रजेश है? बोले आप अपनी कविता में चर्चा करते हो ना शहीद वीरेंद्र सिंह जी की, मैं उनका बेटा हूँ और मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। तो मेरे लिए तो ये एक मेरा सौभाग्य था कि एक उस देवी की आवाज़ मुझे सुनने को मिलेगी जिसने अपना सुहाग देश के लिए दिया। लेकिन उनकी माँ इतने सालों बाद भी, इतने साल हो गए, मुझसे बस ये कहा कि आप उनका बड़ा सम्मान किया है आपने देश में कविता में गाकर, और वो रोने लगी। उसके बाद नहीं बोल पाई। इस एक पंक्ति को भी मैं समझता हूँ एक महाकाव्य से बड़ी है। कोई संसार में पहली घटना घटे, इससे बड़ा क्या महाकाव्य होगा। मैंने एक पंक्ति लिखी है बस, जो सैनिक सीमा रेखा पर, कहाँ से भूल गया, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है,
जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या बात है, वाह। सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ, शहीद परिवारों के जो लोग यहाँ हैं उनको सबको उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब बेटाओं ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का अंतिम पंक्तियां सुनना साहब। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति। और अंतिम पंक्तियां सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। अंतिम पंक्ति मेरा अंतिम प्रणाम आपसे, आपको प्रणाम सैनिक की तरफ। और मैं फिर दोहराता हूँ, जो अच्छा हुआ इस विद्यालय का है, प्रिंसिपल साहब का है, मैनेजर साहब का है, शिक्षकों का है, हमारे मुफद्दल अग्रवाल जी का है, मनबीर भाई का है, और चेयरमैन साहब आपका यहाँ लाने का है। आखिरी पंक्ति मैंने, उसका अर्थ बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक अर्थ है, और मैंने बहुत सोच समझ के लिखी, पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाया। मैंने इस तरह की एक पंक्ति लिखी कि जो मेरे सामने कोई नेता कभी मिल भी जाए तो उसकी समझ में ना आए, और समझ में आ भी जाए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप समझना उसका अर्थ कहाँ तक जाता है। अर्थ समझ जाओ तो समापन करना घनघोर तालियों से। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहाँ का डर। गुलबन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम, अब बिछड़ रहे हैं कोई बात, फिर से बाहर आएंगे तो फिर मिलेंगे।